बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आज हम प्रैक्टिकल नंबर 2 का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, वो करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है वो है स्टडी द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर ऑन आउटपुट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज एंड रिपल फैक्टर, जिसको गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ऑपरेटर्स है वो वही वाला यूज़ होगा, यानी उसमें हमें डायोड्स चाहिए, कार्बन फिल्म रेजिस्टर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो है वो चाहिए डिफरेंट वैल्यूज़ के, और कनेक्टिंग वायर्स, ट्रांसफार्मर और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर, ये हमें रिक्वायर्ड है। अब आपको पता है कि जो फ़िल्टर है, फ़िल्ट्रेशन का काम ये है कि जो पल्सेटिंग डीसी है उस पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करना, किस में, स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। प्रॉपरली जो कैपेसिटर फ़िल्टर है वो कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन उसमें वो जो फ्लक्चुएशंस हैं पल्सेटिंग डीसी की वो बहुत लार्ज होती हैं। कैपेसिटर फ़िल्टर उन फ्लक्चुएशन को बहुत कम कर देता है, तो उनको पल्सेटिंग डीसी की बजाय हम रिपल्ड डीसी कह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की जो आउटपुट है उसमें जो मीन डीसी वैल्यू होती है वो होती है 2 टाइम्स वी पी आउट डिवाइडेड बाय पाई। तो 2 को पाई से जब डिवाइड करते हैं तो वो आंसर आता है 0.637, और वी पी आउट का मतलब है पीक आउटपुट वोल्टेज, जिसको वी मैक्सिमम कहा जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू को बढ़ाना अगर आपने है तो फिर आप क्या करते हैं कि एक स्मूथिंग कैपेसिटर जो है वो आउटपुट पे, यानी जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्मूथिंग कैपेसिटर है ये फुल वेव की जो आउटपुट है उसको स्मूथ आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। और जितने भी पावर सप्लाई सर्किट्स आज से कुछ साल पहले इस्तेमाल होते थे उनमें कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर होता है और जिसकी वैल्यू 100 माइक्रोफैराड या उससे ज़्यादा हो, उसको यूज़ किया जाता है पल्सेस को कम करने के लिए। तो हम भी एक बड़ा कैपेसिटर जो है वो यूज़ करेंगे और देखेंगे कि बड़े कैपेसिटर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा कि बड़ा कैपेसिटर या छोटा कैपेसिटर जो है वो आप देखेंगे उससे हमें क्या जो है वो डिफरेंस होता है उसमें। अब आप जानते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है कि आप इसको AC सिग्नल जो है वो दें और ये आउटपुट पे पल्सेटिंग DC इस तरह का सिग्नल जो है वो आपको मिलता है। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर के आगे एक फ़िल्टर सर्किट लगा दें तो कुछ जो इस तरह की आउटपुट आपको मिलेगी। अब ये वाली आउटपुट और ये वाली आउटपुट में बहुत डिफरेंस है। इस वाली में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, रिपल्स ज़्यादा हैं। इस वाली में फ्लक्चुएशन जो है वो कम है। वैसे भी यहाँ पर ये जो आउटपुट रिपल है उसको एग्जैजरेट करके जो है वो दिखाया गया, यानी यहाँ पर ये बड़ा रिपल करके दिखाया गया, जूम इन करके दिखाया गया है। एक्चुअली में रिपल जो है वो कम होते हैं, लेकिन कैपेसिटर आप बड़ा लगाएंगे तो ही रिपल कम होंगे। अगर आप कैपेसिटर छोटा यूज़ करेंगे तो उस वक्त रिपल जो है वो बड़े ही रहेंगे। आप देखें कि एक्चुअली में ये आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर की जिसमें कोई फ़िल्ट्रेशन जो है वो हमने नहीं की। अब आप देखें कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है और डिस्चार्ज। चार्जिंग फास्ट है, डिस्चार्जिंग स्लो है। तो आप ये समझें कैपेसिटर जो है उसका चार्जिंग का रास्ता और है और डिस्चार्जिंग का रास्ता जो है वो और है। अब चार्जिंग का रास्ता क्या है? चार्जिंग ये है कि ये जो AC पावर सप्लाई है इसमें से करंट जब डायोड्स में से गुजरता है और गुजरने के बाद इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। अब आप जानते हैं चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इस सर्किट में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि चार्जिंग जो है वो सप्लाई के ज़रिए हो रही है। सप्लाई और कैपेसिटर के दरमियान डायोड मौजूद हैं, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं तो उनकी जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसको फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। वो जो फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस है वो क्या है? काफ़ी कम। अगर कम है तो इसका मतलब है चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट भी कम है, और अगर चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम है तो कैपेसिटर एडवांस चार्ज हो जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज उसने होना है इस रजिस्टर के ज़रिए, लोड के ज़रिए, क्योंकि डिस्चार्ज उसी वक्त होगा जब पीछे से पावर सप्लाई से कैपेसिटर का रास्ता मुनक़ता हो जाएगा, और मुनक़ता उसी वक्त होगा जब ये पावर सप्लाई का वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो उस वक्त कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा RL के ज़रिए। आप RL की वैल्यू अगर बड़ी इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है फास्ट चार्जिंग एंड स्लो डिस्चार्जिंग। ये देखें एकदम से चार्ज हुआ बहुत ही थोड़े से
ड्यूरेशन में, और डिस्चार्जिंग के वक्त देखें बड़ी ही स्लो डिस्चार्जिंग है, फिर फ़ौरन एडवांस चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हुआ। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज के दरमियान ये जो वेरिएशन आ रही है, इस वेरिएशन को क्या कहा जाता है, रिपल कहा जाता है। और इसकी पॉजिटिव और ये लोअर यानी हायर और लोअर पीक के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जो है वो रिपल वोल्टेज कहा जाता है, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज। अब हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए लोड रेजिस्टेंस की एक वैल्यू फिक्स कर ली 10 किलो ओम। फ़िल्टर कैपेसिटर हम बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं 470 माइक्रोफेराड। इनपुट फ्रीक्वेंसी वही है जो हमारी वापडक की तरफ से आने वाली जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है जो कि 50 हर्ट्ज़ है पाकिस्तान में, तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला काम है कि आपने 4 डिफरेंट जो क्वांटिटी जिनको स्टडी करना था, जो हमने टाइटल में देखा था, इनपुट की पीक वैल्यू एक दफ़ा 3 वोल्ट ले लें, एक दफ़ा 6 और एक दफ़ा 9। जो ए पार्ट था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। रेक्टिफाइड वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो है इनपुट की पीक वैल्यू -1.4, इनपुट की पीक वैल्यू 3, उसमें से 1.4 माइनस करें 1.6 आ जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट बैरियर जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। आप में से किसी स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर ये बैरियर का जो है वो ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन जो है वो बैरियर चेक करना भी जो है वो सिखा दूँगा किसी दिन शॉर्ट क्लिप में। 4.6 वोल्ट और ये 7.6 वोल्ट। तो ये जस्ट यही वाला फार्मूला यूज़ करें। वीपी इन की वैल्यू आपके पास पहले कॉलम में है, 1.4 माइनस करके दूसरे कॉलम में लिखते जाएं। अब ये जो कैपेसिटर फ़िल्टर है, ये आप थ्योरी का जो लेक्चर है उसको ज़रा गो थ्रू करें। मैं उसका लिंक आपको जो है वो दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर जो है वो ये डेरिवेशन भी की हुई है कि जो डीसी वोल्टेज होता है कैपेसिटर फ़िल्टर के केस में, उसका वैल्यू होती है 1-1/2FRC और इनटू वीपी रेक्टिफाइड। अब वीपी रेक्टिफाइड तो यहाँ पर देखें गिवन है सेकंड कॉलम में 2F की वैल्यू प्रीवियस स्लाइड में देखें 50 ली हुई है आपने, आर की वैल्यू 470 है और आर की वैल्यू 10 किलो ओम है, कैपेसिटर की वैल्यू 470 माइक्रोफैराड है। आप यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें और पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप देखें तकरीबन जो आंसर यहाँ पर होता है तकरीबन वही वाला आंसर जो है वो यहाँ पर होता है, यानी जितना पीक रेक्टिफाइड वोल्टेज आपको मिलता है ऑलमोस्ट उतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलना चाहिए। रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला है 1/FRC इंटू वीपी रेक्टिफाइड। आप FRC और वीपी रेक्टिफाइड की वैल्यू यहाँ से पुट करें, आंसर ये आ जाएगा। और फिर लास्ट पे है रिपल फैक्टर जो कि पीक टू पीक रिपल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज, ये वाला कॉलम डिवाइडेड बाय ये वाला कॉलम, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें कितना कम है रिपल फैक्टर, 0.4%, 3-4-5% तक जो है वो ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है। ये आइडियल केस है, थ्योरेटिकल मेजरमेंट्स हैं ये। प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, आपने सर्किट इम्प्लीमेंट कर लेना है। सर्किट इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने CRO की मदद से रेक्टिफाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। जो CRO पे ग्राफ नज़र आएगा आपने उस ग्राफ की पीक वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो आपने लगाना है और वहाँ से आपको DC वोल्टेज मिल जाएगा, यानी आउटपुट की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे रिपल वोल्टेज पीक टू पीक आपने फाइंड करना है, वो भी CRO के ऊपर। जब आपको रिपल्स नज़र आ रहे होंगे आपने उस रिपल की हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को देख लेना है कितना है, और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको उसकी जो है वो रिपल वोल्टेज पता चल जाएगा। और लास्ट पे दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये जो टेबल है ये थ्योरेटिकल टेबल है कि एक्चुअली में इतना सारा कुछ आंसर होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल टेबल है, CRO और डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके और डिवीजन करके आप जो है इसको फिल अप कर लेंगे। और लास्ट स्टेप क्या है, एरर कैलकुलेट करें। वीपी रेक्टिफाइड, अब यहाँ पर वीपी रेक्टिफाइड की वैल्यू है 1.6, यहाँ पर कितनी है वो आप मालूम करेंगे CRO से। अब आपने एक दफ़ा थ्योरेटिकल वैल्यू मालूम कर ली और एक दफ़ा प्रैक्टिकल वैल्यू मालूम कर ली। आप दोनों का डिफरेंस निकाल लें, उसको थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। DC वोल्टेज, एक DC वोल्टेज आपको इस कॉलम में मिल जाएगा 1.6, 4.59, 7.58। एक दफ़ा आपको यहाँ पर आप ख़ुद से डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से जो है वो मेजर कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आप इसको चेक कर लेंगे
कि क्या जो है वो डिफरेंस है, और डिफरेंस के बाद आप उसका परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने पीक टू पीक रिपल वोल्टेज थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट किया, प्रैक्टिकली भी CRO की मदद से आप कैलकुलेट करें, और दोनों का डिफरेंस देखने के बाद जो है वो आप इनको चेक कर लेंगे कितना परसेंटेज एरर है। और सिमिलरली रिपल फैक्टर जो है थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट हमने किया, प्रैक्टिकली भी आपने कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद जो है वो क्या करना है, परसेंटेज एरर जो है वो चेक कर लेना है। अब मैं आपको जो है वो यही सर्किट लैब में ऑनलाइन जो है वो सिमुलेशन के ज़रिए इसको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको भी कहा था कि आप ये circuitlab.com के ऊपर जो है वो क्या करें, अपना जो है वो अकाउंट बनाएं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो चेक कर लें इसको सारे को, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जो है वो ये इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली फुल वर्जन के लिए तो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो कि हम फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डॉलर्स में है। तो इसलिए हम जो है वो डेमो जो है वर्जन से ही अपना काम जो है वो चला लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या काम करें, आप डायोड जो है वो निकाल लें, ठीक है। ये डायोड आपने लिए, 4 डायोड जो है वो ले लें, ठीक है, और इन 4 डायोड को आप जो है वो लगा दें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, फिर दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा रोटेट कर लें, ठीक है। तो मैंने रोटेट जो है वो गलत कर लिया, इस तरह से इनको आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। इसको फिर एक दफ़ा कॉपी करें, क्योंकि एक चौथा डायोड भी तो चाहिए हमें, और पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये पेस्ट मैंने कर दिया, इसको दोबारा से यहाँ पर रिमूव कर लें। इनको ज़रा हमने फ्लिप करना है, क्योंकि हमने तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन बनानी है जो हमारे सर्किट में बनी हुई है। मैं सर्किट के मुताबिक जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और ड्रॉ करने के बाद देखें जी आपके सामने जो है वो ये 4 डायोड कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये DC सोर्स है, हमें तो DC सोर्स नहीं चाहिए, हमारा काम तो चलना है AC सोर्स से। मैं AC सिग्नल ले लिया। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ Vin का, और 3 वोल्ट जो है उसकी पीक वैल्यू रख लेते हैं। 50 हर्ट्ज़ हमने इसकी फ्रिक्वेंसी रखनी है, ये रख दी। अब आप देखें, इसको आपने एक कॉर्नर ये और दूसरा कॉर्नर ये आपने जो है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ये जो 2 कॉर्नर बाकी बच गए हैं, इधर आपने जो है वो क्या करना है, रजिस्टर लगाना है। देखें ये ग्राउंड कर दिया, ये रजिस्टर की वैल्यू। अब हमने रजिस्टर की वैल्यू रखनी है 10,000 यानी 10 किलो ओम। तो मैं इसको लेबल जो है वो मैंने गलत कर दिया, RL चाहिए तो RL कर लें। ये टर्मिनल इधर लगा दें, और इसका लो टर्मिनल भी ग्राउंड करना है। और लास्ट चीज़ हमें कैपेसिटर चाहिए था, अब मैंने कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया, और कैपेसिटर का नीचे वाला टर्मिनल ग्राउंड। फिलहाल देखें ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा सिमुलेट कर लेता हूँ। सिमुलेट ऐसे करेंगे कि हमें टाइम डोमेन चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये 5 जो है वो साइकिल्स रखें, इसको इस तरह रखें, एक्सप्रेशन कर लें कि हमें किन किन टर्मिनल्स का वोल्टेज जो है वो चाहिए। तो टर्मिनल को हमने नाम नहीं दिए, मैं इसको इनपुट टर्मिनल कह देता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये Vin है, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है वो एक नोड जो है आउटपुट पे लगा देता हूँ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारा Vout है, ठीक है। तो इसको नाम हम दे दिया। अब हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन ऐड करें यहाँ पर, ये वाला पॉइंट जो कि सही नहीं ऐड हुआ, इसको मैं यहाँ पर ये Vin आउट हो गया। और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा इस पे लगा दें, ये Vout। तो 2 इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज जो है वो आपके आ रहे हैं। फ़िलहाल देखें कैपेसिटर मैंने छोटा लगाया है 1 माइक्रोफैरड का। मैं इसको रन करता हूँ। देखें ये जो ब्लू है ये तो इनपुट है, ये देखें ये फ़िल्टर्ड आउटपुट है, ये जो येलो आपको दिखाई दे रही है। अब ये रिपल्स दिखाई दे रहे हैं, ये रिपल की मिनिमम वैल्यू 1.05 और ये मैक्सिमम वैल्यू 1.96 के राउंड अबाउट जो है वो आपको दिखाई दे रही है इन केस ऑफ 3 वोल्ट इनपुट। तो ये रिपल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो आप देखें ये आपको रिपल क्लियरली जो है वो दिखाई दे रहे हैं, चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब आप ये काम करें, कैपेसिटर को थोड़ा सा बढ़ा दें। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना 10 कर देता हूँ। दोबारा से मैं सिमुलेट करता हूँ इसको,
सिर्फ आपने कैपेसिटर की वैल्यू 1 से 10 कर दी। अब देखें रिपल्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो चुके हैं। अब देखें ये पीक वैल्यू, ये लोअर, तो ये अब जो है वो रिपल्स मौजूद हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने जो है वो पहले थे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट हमारी जो वैल्यू है, जो कि हमने कहा है कि 470 हम रखेंगे, तो मैं उसको 470 वाली वैल्यू पे ले जाता हूँ। दोबारा से जो है वो एक दफ़ा सिमुलेट जो है वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब आप इसको सिमुलेट कर लें। अब देखें ये रिपल वोल्टेज जो है वो देखें कितने कम हो गए हैं। यहाँ पर ज़रा स्टेडी स्टेट वाली चेक करें ये, तो अब देखें आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिपल अभी भी हैं, लेकिन बहुत ही कम रिपल्स हैं आपको, ठीक है। जितना इसको जूम इन करते जाएंगे ना, आपको वो रिपल जो है वो क्या होते जाएंगे, दिखाई देते जाएंगे। ये देखें ये रिपल्स मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन जो है वो, तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा आप कैपेसिटर जो है वो यूज़ करेंगे, उतना ही बेहतर जो है वो आपके पास रिज़ल्ट आएगा। अब मैं एक दफ़ा बस जो है ये ज़रा 680 माइक्रोफेरेड वाला जो है वो यूज़ कर दूं, तो उसके बाद जो है वो मैं इसको फिनिश करता हूं। तो ये अगर आप देखें ज़रा इसके साथ जो है वो सिमुलेशन, अब आपको जो है वो मज़ीद बेहतर जो है वो रिज़ल्ट जो है दिखाई देगा ये। तो अब देखें आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट हो गया। ये पीक वैल्यू भी देखें, ये 1.6 होनी चाहिए थी, ये 1.6 के करीब है, उससे बल्कि ज़्यादा ही है, 1.65 के करीब जो है वो आपको ये मिल रही है। तो रिपल जो है वो काफ़ी कम हो गए। शुरू में आप देखें कि शुरू में रिपल्स बड़े होते हैं, इसको ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो कहाँ पर पहुँचता है, ये अपनी स्टेडी स्टेट पे पहुँचता है, जहाँ पर ये आपको इस तरह की जो है वो आउटपुट दिखाई दे रही है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन स्टिल जितना ज़्यादा हमने जूम इन किया हुआ है, तो ये आपको जो छोटे छोटे रिपल्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा रहा है। तो ये हमारा इस प्रैक्टिकल का जो है वो पर्पज़ होता है कि इस प्रैक्टिकल में आप क्या करें कि कैपेसिटर की वैल्यूज़ जो है उसका अफेक्ट देखें, और देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही अच्छा जो है वो फ़िल्टर बनता जा रहा है। दूसरी बात, कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं सर लोड की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा रहे हम, तो लोड की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ाते बेटा, वो लोड जो है वो कांस्टेंट होता है। यानी आपने अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसा फ़ैन जो है वो चलाना है जिसकी लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इसका मतलब है फ़ैन की वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपने उसी को ही चलाना है, तो आप कैपेसिटर जो है वो बड़ा इस्तेमाल करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।